चुनावी प्रबंधन अब तक है आपके पक्ष में। अच्छा। विकास की दुल्हन अच्छी लगती है पर शयन कक्ष में। अच्छा। और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें यदि यूं ही बढ़ती रहीं तो आप 50 साल तो रहोगे पर विपक्ष में। कि इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वैराय से खाने का मौका नहीं। अच्छा। किसी न किसी एक कला से अपना नाता जोड़ लीजिए। जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, अच्छा। पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांग सकता हूँ। मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूँ। लेकिन सीधे हम दिल तक उतर जाते बिना शल्य चिकित्सा के। ये बड़ी बात होती है। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और आज इस एपिसोड के अंदर जो महान हस्ती आज हमारे यहाँ पधारे हैं, उनकी हम कितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। उनका नाम, उनका परचम इंडिया के अंदर नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी इतना है कि आप सोच नहीं सकते। चलो आज हम मिलते हैं हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही अच्छे और वर्ल्ड नोन पवन आगरी जी से। धन्यवाद। मैं आगरा से हूँ। आगरा कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो चूँकि मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ तो कई बार लोग कहते हैं कि साहब यहाँ का ताजमहल प्रसिद्ध है, यहाँ का जूता प्रसिद्ध है, यहाँ का पेठा प्रसिद्ध है और यहाँ का पागल खाना भी प्रसिद्ध है। तो ये कवि आगरा से आए हैं, इनका नाम है पवन आगरी। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि हम तो आगरा में लोगों का इलाज करते हैं, लोग तो यहाँ पर ठीक होने के लिए आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये अपने आप में एक अंदाज है आपका पंच, जैसे आप अपने आप का अपना इंट्रो देते हो ना, उसमें मजा आ जाता है। अच्छा पवन जी, आज का जो एपिसोड है ना, उसका मकसद एक ही है। आज सब आपको जानते हैं कवि के रूप में, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उसके बारे में किसी को नहीं पता जी। आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपकी वो जर्नी जानना चाहता हूँ जी। कि कैसे आपने ये स्टार्ट किया, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, क्या आपका ये जो आज कवि जिस मुकाम पे आज खड़े हो, क्या कहीं बचपन से ही शौक था? जी। मैं आपको बताऊं कि कविताओं के शौकीन मेरे पिताजी थे और जहाँ भी अच्छे कवि सम्मेलन होते थे वहाँ वो मुझे लेकर जाते थे कि ये सुनिए। और तब मुझ में कहीं ना कहीं मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि मुझ में भी कुछ कविता लिखने के कुछ जो गुण हैं वो कुछ आने लगे हैं और मैंने धीरे धीरे अपना कलम चलाना शुरू किया। अच्छा। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था यहाँ आगरा कॉलेज से, यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है आगरा कॉलेज, तो जब मैं ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ एक बाणी, एक पत्रिका जो मैगजीन जो है पब्लिश होती थी, उसके अंदर मैंने कुछ अपनी कविताएं लिखकर उसमें देना शुरू किया और वहाँ के जो संपादक मंडल थे उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया और तब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूँ। उसके बाद आगरा आकाशवाणी में मुझे बुलाया जाने लगा, एक युवा वाणी कार्यक्रम एक आता था और तब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं अपने इस शौक़ को और परवान चढ़ा सकता हूँ। चूँकि मैं बीएससी कर रहा था तो बीएससी में चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से थे और मैं फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिवीजन में पास भी हुआ, लेकिन मेरे मन के अंदर ये था कि मैं हिंदी के कवियों को पढ़ना चाहता था कि यदि मुझे हिंदी कविता में कुछ काम करना है तो पहले मैं उन कवियों को पढ़ूँ। तो उसके बाद मैंने एमए के अंदर मैंने एडमिशन लिया सेंट जॉन्स कॉलेज, सेंट जॉन डिग्री कॉलेज, और एमए हिंदी साहित्य से मैंने किया। और उस वक्त मैंने उन कवियों को पढ़ा और इतना डूब के पढ़ा कि मैं आगरा यूनिवर्सिटी में मैंने सेकंड पोजीशन ली। लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे कि ये जो था, इसने जो बीएससी थी या जो ग्रेजुएशन थी वो इसने साइंस से की, साइंस मैथ्स से की और उसके बाद इसने हिंदी में इतना बड़ा अचीवमेंट लिया। लेकिन मुझे फिर भी और कुछ ज़्यादा करना था तो मैं वहाँ से पहुँचा मैं काका हाथरसी जी के पास। अच्छा, एक चीज़ बताइए जिससे पहले आपको आगे लेके चलूँ। जैसे आपने बताया कि आपकी सारी एजुकेशन आगरा की। जी जी। आपके फादर जो हैं वो एक बहुत अच्छा लिखते थे, एक अच्छे कवि थे, तो क्या आपकी फादर भी कभी इस मुकाम तक पहुँचे? उन्होंने भी कभी इस तरह की कविताएं लिखी? जी। मैं आपको बताऊं, मेरे जो पिताश्री थे वो कविता लिखने के नहीं, वो कविता सुनने के शौकीन थे। अच्छा, सुनने के शौकीन थे। वो तो केवल मुझे कवि सम्मेलनों में केवल सुनने के लिए ले जाया करते थे कि आप ये सुनिए, गोपाल दास नीरज को सुनिए, जो बड़े थे सोम जी को सुनिए आप। अच्छा। तो वो केवल मुझे सुनने ले जाया करते थे, उन्होंने कभी कविता नहीं लिखी। और
बस मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। तो जब आगरा कॉलेज में जब मैं बीएससी के जब फाइनल ईयर में था, तो अचानक से मेरा मन हुआ कि मुझे काका हाथरस जी से मिलना चाहिए, क्योंकि काका हाथरस जी को मैंने जब दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैं उनको सुनता था, और वो हास्य कवि थे। मेरा हास्य व्यंग में मेरा लिखने का बहुत ज़्यादा मन भी था। तो मैं उनके पास यहाँ से बस से, मतलब आप समझिए, और मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल पर कि मैं स्कूल से भागकर, अच्छा, स्कूल से भागकर जाते थे? बंक करके गया मैं, क्योंकि यहाँ से हाथरस भी काफ़ी दूर है और बस का रास्ता भी बड़ा उस समय बहुत दुर्गम हुआ करता था। उसके बावजूद भी मैं, क्योंकि मेरा 10 बजे से कॉलेज था, कि घर पे किसी को पता न लग जाए कि मैं कहीं गया हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैं गया और बस स्टैंड पर, बस मुझे ये पता था कि बस स्टैंड पर, हाथरस के बस स्टैंड के पास काका हाथरसी जी का निवास है। वहाँ और पूछते पूछते मैं वहाँ पर पहुँच गया, और काका जी उस समय ऊपर थे, मैं नीचे जाके उनका संगीत कार्यालय हाथरस में, तो मैं नीचे थे। थोड़ी देर में काका जी उस समय भोजन कर रहे थे, उसके बाद वो उतरे। उसके बाद बोले कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं आगरा से आया हूँ। बोले कैसे आए? तो मैंने कहा सर मैं तो आपके दर्शन करने के लिए चला आया। तो बोले इतनी दूर से कोई दर्शन करने के लिए नहीं आता है, जरूर तुम कुछ लिखते होगे, तुमको सुनाओ। तो मैंने बड़ा हिचकते हुए मैं अपनी डायरी लेकर गया था, मैंने उनको 2-3 कविताएं सुनाई। उसके बाद बोले नाम क्या लिखते हो? मैंने कहा पवन कुमार अग्रवाल। बोले ये अग्रवाल इसमें नहीं चलेगा, इसको हटाओ। अच्छा, वो कवि वाला नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए तखल्लुस होना चाहिए। तो मैंने कहा काका जी मैं क्या करूं तखल्लुस? तो बोले ऐसा है, मैं हाथरस से हाथरस ही लिखता हूं, तुम आगरा से आगरी कर लो। अच्छा। और तब से मैंने आगरा से आगरी का जो नाम मैं लेकर लौटा, उनके द्वारा दिया हुआ, और ईश्वर की कृपा रही कि उसके बाद इस आगरा में, क्योंकि आगरा से आगरी मैंने पहली बार प्रयोग किया था। यहाँ चूंकि जो शायर थे, अच्छा, तो ये आगरा अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था, तो वो लोग अकबराबादी लगाते थे। अच्छा, किसी ने आगरा से आगरी नहीं लगाया। किसी ने नहीं लगाया, किसी वो ने आप नहीं लगाया। पहले थे वो जिन्होंने जी, आगरी लगाया बिल्कुल, आगरा से। तो देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये शायद किसी को नहीं पता होगी ये चीज आज जो आपने बताई है। बिल्कुल। हर कोई यही सोचता है कि आपका आगरी जो है वो सरनेम है। सरनेम है, तो ये सरनेम नहीं है मेरा। अच्छा। और उसके बाद मैंने जब धीरे धीरे अपनी कविताएं लिखने शुरू किया। अच्छा, ये आगरी नाम से मुझे शुरुआत में दिक्कतें भी बहुत आई, क्योंकि कभी अखबार वाले उसको अंगारी छाप देते थे, कोई अगारी छाप देता था। अच्छा। तो तमाम, लेकिन वो धीरे धीरे समझने लगे। मैं उनको जाकर बताता था कि भाई ये काका जी ने किया है आगरा से आगरी है, इसलिए वैसे तो मैं अग्रवाल हूँ। तो ऐसे करके मैंने इस नाम के साथ यात्रा शुरू की। और उसके बाद मेरे को जब कवि सम्मेलन में एक मौका मिला, यहाँ एक रश्मि पुंज साहित्य परिषद एक बहुत बड़ी संस्था थी, तो बेलनगंज पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम वो ऑर्गेनाइज करती थी, उसमें देश के बड़े प्रख्यात कवि आते थे। ठीक है। तो मैं उनके पास गया, उनके सचिव थे नीम कुमार गुप्ता जी। मैंने कहा मुझे कविता पढ़नी है। बोले अरे तुम कैसे कविता पढ़ लोगे, तुम तो अभी बच्चे हो, और दूसरी बात है हमारे तो इस मंच पर बहुत बड़े बड़े कवि आते हैं। तो मैंने कहा साहब मैं आपको निराश नहीं करूँगा, और मैं बड़ा इच्छा लेकर आया हूँ, आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। तो बोले अच्छा सुनाओ। अच्छा। मैंने ये भी बताया कि उन्होंने काका हाथरसी से मैं मिल के आया हूँ, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। अच्छा। तो उनको लगा कि काका जी ने अप्रिशिएट किया है तो इस बच्चे में कुछ दम होगी, तो उन्होंने मुझसे एक कविता सुनी। तो बोले इस कविता के अलावा और कोई कविता मत सुनाना, हम सिर्फ आपको 5 मिनट का वहाँ मौका देंगे। आपको वो कविता याद आज भी? जी बिल्कुल याद है। आप वो सुनाना चाहेंगे वो कविता? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके जर्नी को मैं लेके चलता हूँ। तो अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो जो है उनको कविता सुनाई, उन्होंने कहा कि ठीक है मंच पे पढ़िए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उस पर गोपाल दास नीरज थे, उस पर अशोक चक्रधर थे, उस पर रामरिक मनर जो मुंबई के थे, बहुत बड़े मन संचालक थे, वो थे। मतलब बड़े बड़े कवि उस मंच पर थे, और मैं देखकर चमत्कृत था कि इतने बड़े बड़े कवियों के साथ जिनको मैं फर्श पर बैठकर नीचे सुना करता था, और उनके साथ मुझे मंच शेयर करने को मतलब बस से जाते थे, स्कूल बंक करके जाते थे जिनको सुनने के लिए, आज उनके साथ मंच पे बैठे हुए। तो इतना मुझे खुशी हुई। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मेरे को लखनऊ दूरदर्शन ने मुझे मौका दिया, मुझे दिल्ली दूरदर्शन ने मौका दिया। अच्छा। जो मेरी यात्रा जिस वक्त चल रही थी, मैं कवि सम्मेलन, छोटे छोटे कवि सम्मेलनों में, और मैं जाने लगा था, लोग मुझे पसंद कर रहे थे, धीरे धीरे मेरी यात्रा चलती रही। लेकिन मैं बताऊं अमन जी कि जो मेरी इस प्रसिद्धि में, या मैं कहूं कि एक ऐसा ब्रेक आया मेरे लाइफ में, उस समय एनडीटीवी ने कार्यक्रम शुरू किया था, अर्ज किया है। अच्छा, अर्ज किया है। तो अर्ज किया है, वो कार्यक्रम इतना पॉपुलर था, और वो न्यूज बेस्ड कार्यक्रम था कि जैसे कोई भी घटना होती थी, कुछ होती थी, उस पर कुछ कविताएं लिखकर आप उसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक बात। तो उस पर वो जब मुझे पहला ब्रेक, क्योंकि एनडीटीवी बड़ा ग्रुप था, बड़ा न्यूज़ चैनल था, जब दिल्ली में वो शूट हुआ,
और उसके बाद मुझे कैमरा को फेस करना के लिए आया। फिर यहाँ एक लोकल चैनल था, अच्छा, मून आगरा नेटवर्क, के अंदर। जी। अच्छा। तो उस पर भी मैंने काफ़ी, अपना मून नेटवर्क था तो मैंने वहाँ पर भी मैंने कैमरे को फेस करना काफ़ी अच्छी तरह से मैं सीख गया। ठीक बात। उसके बाद जो मुझे ब्रेक दिया, वो सबसे बड़ा ब्रेक जिसे मैं कहूँगा, जिसने मेरी मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। जैसे कभी कोई आपके इस चैनल पर कोई आता है और कोई नया भी व्यक्ति आता है और कहीं उसको लोगों की उस पर निगाह पड़ जाए, जैसे और आप, जैसे आज आप आए। तो इस तरह से निगाह पड़ जाए, तो उससे मैं लोगों की निगाह में आया। वो था शैलेश लोढ़ा जी, जो बहुत बड़ा नाम है, बिग अच्छा। स्टार हैं, जो तारक मेहता, जो उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल था। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत पॉपुलर कार्यक्रम सोनी के सब चैनल पर, तो उसमें परफॉर्म करते थे। और उन्होंने तनाज करीम जो फिल्म अभिनेत्री थी, उनके साथ एक कार्यक्रम किया और होस्ट किया था, और पूरे हास्य कवि मुकाबला के नाम से उन्होंने किया था सोनी के सब चैनल पर। अच्छा। उस चैनल में 270 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और लगातार कई चैनल में, कई चरणों में हम लोग आगे बढ़ते गए, और मैं सबको पछाड़ता गया, करता गया, सबको हराते हुए मैं मेगा फाइनल में पहुंचा था। अच्छा, उस चैनल जी के जी ऊपर। जी, क्या सोनी बात के सब चैनल पर मेगा फाइनल में पहुंचा। और उसके बाद मेगा फाइनल में भी मैं लास्ट के दौर तक मैं उप विजेता बना था। मैं सिर्फ एक नंबर से जो विजेता थे उनसे अच्छा, केवल एक नंबर से रह केवल गए एक थे। नंबर से मैं रह गया था। लेकिन उसके बाद लोगों की मैं निगाह में आया, और उसके बाद तो फिर तमाम चैनल्स की यात्राएं शुरू हुई। उसके बाद जो मुझे कहा कि, जैसे कहते हैं ना कि जब हम थोड़ा थोड़ा कुछ करने लगते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। कवि सम्मेलन तो मैं पढ़ ही रहा था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं हवाई यात्रा करूं। और आप विश्वास करिए कि कभी कभी ईश्वर ऐसा इनायत रखता है कि यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा था मॉरिशस, और उनको लगा कि ये एक कवि के रूप में हमको ये एक अच्छा एंटरटेनर भी मिलेगा इस यात्रा पर। अच्छा। और वहाँ के लोगों से मिलने में, या एक कला और संस्कृति का आदान प्रदान वहाँ होना था। तो मैं मॉरिशस में उस प्रतिनिधिमंडल में गया सन 2006 में। अच्छा, उससे पहले अभी कभी फॉरेन फ्लाइट नहीं ली फॉरेन थी? नहीं, मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट में भी नहीं बैठा था। अच्छा, उससे पहले कभी बैठे ही नहीं थे? जी, मैं किसी भी फ्लाइट में नहीं बैठा था। अच्छा। और मेरा बड़ा मन था कि मैं कभी तो मैं हवाई जहाज की यात्रा करूंगा, लेकिन मैं बैठा था सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा, और मैं वहाँ पर गया, और वहाँ मेरी एक सीडी का विमोचन उन्होंने किया था। अच्छा। क्योंकि उसका नाम था वाह वाह क्या बात है। उस सीडी का विमोचन किया था वहाँ, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। अच्छा, मॉरिशस के अंदर? जी, मॉरिशस के अंदर। तो और उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, वहाँ के मॉरिशस? जी, इस वक्त जो वर्तमान में उन्हीं के बेटे हैं, जो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने वो जो कार्यक्रम मेरा हुआ, और वहाँ के राष्ट्रपति भवन में उन्होंने अपनी सीडी का विमोचन किया। तो जब मैं इंडिया लौट कर आया तो लोगों ने मेरा भव्य स्वागत किया कि भाई एक आगरा का नाम कोई विदेश तक लेकर गया है, और चीज़ें की हैं। फिर और मेरी इच्छाएं जागृत होती चली गईं। मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, पर मुझे कहना है कि जब तक आप आकांक्षा नहीं पालेंगे, आप उसको पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। वो कहता है जब तक आपके अंदर से एक विश नहीं होगी कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, आप कभी भी उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो गोल सेट करना लाइफ में सबसे जरूरी होता है। तो मुझे लगा कि अब मुझे जब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, यही मुझे करना है। और उसके बाद तो फिर मेरा तमाम चैनलों पर, चाहे वो लपेटे में नेताजी जो न्यूज़ 18 इंडिया का बहुत चर्चित शो था, शुरुआत के करीब 21-22 एपिसोड मैंने उसके अंदर किए। उसके बाद फिर जी न्यूज़ पर कवि युद्ध, अच्छा, उसमें भी पॉलिटिकल सटायर्स होते थे। अच्छा, उसको मैंने किया। उसके बाद फिर न्यूज़ 24 पर डॉक्टर सुनील जोगी ने अपना एक कार्यक्रम पेश किया था, उसका नाम उन्होंने रखा था हास्य कवि सम्मेलन। अच्छा, उस पर भी मैं न्यूज़ 24 पर भी फिर रहा। फिर उसके बाद उससे पहले मैं दबंग चैनल और लाइव इंडिया, ये 2 चैनल और थे। अच्छा, जिस पे बहुत खूब आता था दबंग चैनल पर, और लाइव इंडिया पर आता था क्या बात है। मैं उन चैनलों पर भी पहले शुरुआत में रहा था, वहाँ पर भी मैंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद ये जब जितने न्यूज़ चैनल ने पोइट्री के कार्यक्रमों को शुरू किया, और उस समय हम लोगों को बहुत अच्छा माइलेज मिला, क्योंकि हम जी न्यूज़ पर जब कवि युद्ध में आए, और उसके बाद फिर आज तक का जो कुमार विश्वास जी ने जो शो किया केबी सम्मेलन,
केवी सम्मेलन में हमको बुलाया गया, तो आज तक वालों के कार्यक्रमों में मैं लगातार जाने लगा। और आजकल मैं जो उनका गुड न्यूज़ टुडे, जो GNT, जो पहले आज अच्छा, तक का अभी जो जो चल रहा है। तेज के नाम से जो चैनल था, उसका नाम अब उन्होंने GNT रख दिया, गुड न्यूज़ टुडे। अच्छा, गुड न्यूज़ टुडे। तो उस पर एक कवि सम्मेलन होता है, उसको नवजोत रंधावा जो मशहूर एंकर हैं वो उसे करती हैं, और श्वेता सिंह जी उसका पूरा प्रबंधन देखती हैं। अच्छा, तो उस चैनल पर आजकल जो न्यूज़ बेस्ड कार्यक्रम है उन पर मैं कर रहा हूँ। और अभी मैं आज तक का अभी 24 से 26 नवंबर के बीच में जो 3 दिन का जो आज तक का साहित्य उत्सव बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर तमाम लोग वहाँ पर आए, चाहे वो कुमार विश्वास हों, शैलेश लोढ़ा जी हों, जावेद अख्तर साहब हों। अच्छा, ये बहुत बड़े बड़ी हस्तियाँ वहाँ थीं। मनोज वाजपेयी थे, मनोज वाजपेयी जी, उसमें विक्की कौशल थे। अच्छा, तो उन लोगों के साथ मुझे उस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला था। और अपनी इस तरह से ये मेरी जो जर्नी है हाँ जी। कविता की, ये चल रही है। और बस मन ये होता है कि पॉलिटिकल सटायर्स करता रहूं मैं। अच्छा। और ये सारी चीज़ों को मैं आगे बढ़ता रहूं। चलो सर, थैंक यू। आई थिंक ये जर्नी आपकी जो आज मैंने सुनी है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जहाँ से आपका ये सफ़र शुरू हुआ था, जैसे आपने बताया कि आपका सारा सफ़र जो है वो आगरा से ही स्टार्ट हुआ, आपकी स्कूलिंग आगरा से है, आपका जो घर का माहौल था, आपके पिताजी का जो एक कवि सम्मेलन सुनना, आपको साथ में लेके जाना, आई थिंक उसने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बस वही चेंज लाया है लाइफ के अंदर। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आप साइंस स्टूडेंट रहे हो, जी, साइंस स्टूडेंट से कवि बनना, अब वो अपने आप में एक 180 डिग्री चेंज था। जी बिल्कुल। और आप जब कवि बने, और बड़ा ऑब्वियस आप साइंस के अंदर भी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल। तो कभी आपने डॉक्टर बनने की नहीं सोची, कवि बनने की क्यों सोची? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर भी जो इस समाज के अंदर वही काम कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। अच्छा, और वो भी पैसा लेके इलाज कर रहे हैं। अच्छा, परंतु उनके इलाज के बाद कभी कभी आदमी थोड़ा दुखी भी हो जाता है उनको पैसा देने में, क्योंकि उनके इतने बिल होते हैं। अच्छा, लेकिन हमको पैसा देखते वक्त वो बहुत हंसता है, अच्छा, उल्लासित होता है, खुश होता है। तो इलाज आप भी कर रहे हो? तो इलाज तो हम भी कर रहे हैं लोगों का, लेकिन हम अपने तरीके से कर रहे हैं और लाफ्टर थेरेपी के जरिए कर रहे हैं, जिसमें हम किसी बिना चीर फाड़ के, लेकिन सीधे हम दिल तक उतर जाते हैं बिना शल्य चिकित्सा के। ये बड़ी बात होती है। ये सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो दिल का भी इलाज करते हैं और दिमाग का भी इलाज करते हैं। और मैं तो सियासी तंज भी बहुत करता हूं, और उस सियासी तंज करते करते मैं सियासत में भी घुस गया। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं। तो कई बार होता है कि जब हम सियासत पे तंज करते हैं, अच्छा, तो सियासत सोचती है कि यदि इसे मैं अपने में शामिल कर लूं, फिर देखते हैं हम पर कैसे तंज करते हैं। क्योंकि एक तो बोलने में बहुत अच्छे हैं, बोलने में तो अच्छे हैं ही हैं, इनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारे लिए बोलेंगे। जी। तो बस ऐसा ही होता है, कई बार इमोशंस जुड़ते हैं। अच्छा। और इमोशन जब जुड़ते हैं, वो किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं कभी भी किसी पार्टी का कभी भी कोई समर्थक मैं नहीं रहा, कभी लाइफ में मैंने कभी किसी की चवन्नी की भी मेंबरशिप नहीं ली। अच्छा, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि शायद मेरे भाग्य में, मेरी तकदीर में वो भी लिखा था। मैं तो जयंत चौधरी जी के पास गया था। अच्छा, मैंने कहा सर, किसान आंदोलन में जो आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, और मैंने देखा है किसानों से मेरी बड़ी हमदर्दी थी। और मुझे लगता था कि वो जब जो किसान आंदोलन चल रहा था और उसमें वो लोग पड़े हुए थे और सरकार उनकी नहीं सुन रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं वो पीड़ा हो रही थी। अच्छा, और उस पीड़ा के मद्देनज़र मैं वहाँ पर गया। मैंने कहा आप उनकी राजनीतिक नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैन जी मिले, और जैन जी बहुत युवा चेहरे हैं और बहुत पढ़े लिखे, और उनमें कविता प्रेम भी है। तो जब मैं उनके पास गया तो वो मेरा पूरा चिट्ठा लेके बैठे हुए थे। यानी कहने का मतलब, क्योंकि आप जानते हो जब आप किसी से बिल्कुल व्यक्तिगत मुलाकात होती है, वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो सब सर्वे सर्वा वही हैं। हाँ जी। तो वो सारा सब लेके बैठे हुए थे कि मेरे एक्चुअल में मेरा मयार क्या है। अच्छा, आपके बारे में पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ उनके पास वो था। सोशल मीडिया के जरिए से सब लेके बैठे हुए थे। अच्छा। मेरे तंज, मेरी चीज़ें, मैं सियासत को किस तरह से गरियाता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब चीज़ों को वो सब उनके दिमाग में था। तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी में आ जाइए। मैंने कहा सर, मेरा तो पार्टी वार्टी से ऐसा कोई वो है नहीं, कि नहीं, आपके मतलब का ही हम काम देंगे, और आपकी फीलिंग्स हैं। अच्छा। और जिन चीज़ों की और जिन लोगों कर रहे हैं, तो आप भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप जुड़ें। तो फिर उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया, और आज तक मैं बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके लिए चैनलों पर मैं बैठता भी हूँ। अच्छा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, मैंने उनको भी कहा, हाँ जी, और इस चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, और मैं देश के
बड़े बड़े मैं मंचों पर जाता हूँ, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बैठता हूँ। जब मैं डिबेट में बैठता हूँ, किसी पॉलिटिकल डिबेट में बैठता हूँ, हाँ जी, मेरा पार्टी का फेस होता है। हाँ जी, लेकिन जब मैं किसी सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर बैठता हाँ हूँ, जी, कभी सम्मेलन के मंच पर होता हूँ, हाँ जी, तो फिर जो सही बात होती है, जो लोगों के मन की बात होती है, आप वो उसे मैं बोलता हूँ। अच्छा, उसमें फिर मैं ये नहीं देखता कि ये मेरे पार्टी के खिलाफ है या मेरे पार्टी के पक्ष में है। ये मेरी बात है और इस बात को वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जैन जी। अच्छा, तो कई बार होता है, कई बार मेरी ऐसी कोई चीज़ें जो हाँ जी, एकदम से कोई चीज़ होती है, जैसे धारा 370 का मैटर था, अच्छा, तो उस समय मुझे लगा कि भाई ये सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा, अच्छा, तो अब पार्टीगत तो आपको एकदम से किसी के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ भाई ठीक आपने बात अच्छा है, काम किया। पार्टी का अलग फेस जी हो जी, वो जाता अलग है। फेस होता है, लेकिन मैंने उसके पक्ष में कुछ कविता विता मैंने मंच पे पढ़ी थी, हाँ जी, तो लोगों ने वो वीडियो भी वायरल किए कि भाई अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा, लेकिन उनको भी पता था कि ये उसका नहीं, ये एक जनता के नुमाइंदा होने के वजह से, क्योंकि कभी और मेरा एक चीज़ और मानना है अमन जी, जनरली मैंने देखा है कि लोग सियासत में उस पार्टी को में जाना पसंद करते हैं जहां से वो लाभ ले सकें, जो सत्ता में हो। ठीक बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही है। क्योंकि वो सत्ता का चरण चुम्बन करके, सत्ता की चौखट को चूम कर, कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम हत्या कर, बड़े बड़े पुरस्कार पाकर वो अपने आप को महिमा मंडित करना चाहते हैं। हाँ जी, लेकिन शायद पता नहीं क्या बात है कि मुझे ये चीज़ें रास नहीं आती। और आप समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस के लिए खुलकर बोलता था, उनके विरोध में बोलता था। अच्छा, जब भाजपा की सरकार आई, यदि मुझे उनकी भी कोई गलत बातें लगी, मैंने उनकी खुल के बोली। नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर तमाम मुद्दों पर मैंने उनको सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो कहीं पर भी मुझे इस बात में मुझे कहीं ये लालच नहीं है, कहीं लोभ नहीं है, कहीं किसी से डर नहीं है इस बात का। जो सही बात होती है वो मैं कहता हूँ। यदि कई बार अभी हम जीएनटी पर जो हाँ जी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिसके अंदर बुलडोजर प्रकरण भी था, जो आतंकवादियों के जो एनकाउंटर हुए, वो भी सारे मुद्दे थे। मैंने खुलकर मैंने सपोर्ट भी किया सरकार का, कि भाई यहाँ पर योगी जी ठीक है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टेज पे खड़े होते हो एज ए कवि, तब आप डॉक्टर होते हो। बिल्कुल है। भाई मेरा काम है उसको सही सही बात है। बात कहना और सही सलाह देना। तो हम जब तक जनता की आवाज़ बनेंगे तब तक लोग हमें सुनेंगे, ये तय बात है। यदि हम उस जनता के मन की बात भी यदि हम नहीं कह पाएंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। ठीक जब बात। मैं तो आपको बताता हूँ कि कभी भी सरकार के अंदर यदि कभी कोई ऐसी कोई बात कह देता है, अच्छा फिर कितना भी बड़ा आदमी हो, हाँ जी, तो मैं उसको बोलने से चूकता नहीं हूँ। जैसे एक बार अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी सरकार 50 साल सत्ता में रहने वाली है, बड़े अच्छा, बड़े गर्व से उन्होंने कहा। अच्छा, अब बड़े गर्व से कहा था और उस समय बड़ी महंगाई बड़ी चरम पर थी। अच्छा, तो मैंने 4 पंक्तियां उनको कहा और 4 पंक्तियां वो देश में बड़ी वायरल हुई कि क्या पंक्तियां थी? हाँ, माना कि चुनावी प्रबंधन अब तक है आपके पक्ष में, अच्छा, विकास की दुल्हन अच्छी लगती है पर शयन कक्ष में, अच्छा, और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें यदि यूं ही बढ़ती रहीं तो आप 50 साल तो रहोगे पर विपक्ष में। अब उस वक्त क्या हुआ कि अभी तो ये चुनाव हुए साहब, अच्छा, उस समय राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, अच्छा, और उन तीनों चुनाव के अंदर सरकार विपक्ष में ही आई थी। अच्छा, वो तो बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश में बाद में अपनी गवर्नमेंट बाद में चेंज, हाँ, मैं तोड़ लिया था उन्होंने हाँ, जब सिंधिया जी को। तो लोगों ने कहा यार इसने बात तो सही कही थी। हाँ, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, यदि कोई अच्छा काम करता है, चीजें करते हैं, वो फिर दोबारा सत्ता में आ गए हाँ जी, और तीनों जगह सत्ता में आ हाँ गए। देखो ना, वो तो चीज चेंज होती वही, रहती तो है। ये आज उनकी बारी है, कल उनकी जी बारी जी है, जो अच्छा काम जी करेगा जी उनकी जी बारी जी आनी जी, आनी है। किसी की मैं तो कहता हूँ कि जो सियासत है, इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि जो आपका काम है वो आपको अपना काम करना है ईमानदारी के साथ। भ्रष्टाचार, आप खुद अंदर से यदि आप खुद भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करें, कोई मायने नहीं है उसके। हाँ जी, यदि आपके अंदर कोई लालसा है और तमाम चीज़ों से आप प्राप्त करना चाहते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं, और उसके बाद वहाँ पर बड़े बड़े मंचों से इस तरह की बातें करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कवि को अपना जो धर्म है वो बड़े निष्पक्ष तरीके से निभाना चाहिए। यदि उसको किसी की बात बुरी लगे, किसी की बात उसको अखरे, तो उसे जनता की आवाज़ बनकर उसे मंच से बोलना चाहिए, 50 लोगों के बीच में बोलना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं कि कभी थोड़ा सा जो समाज के जो अन्य तबके होते हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं,
तो लोग कहते थे कि साहब भाई दिनकर जी ने तो आप देखिए नेहरू जी के सामने हाँ, उन्होंने वो तो उन्होंने देखो, कई बार बोला। बिल्कुल ठीक बात और है। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने किया। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं अमन जी, हाँ जी। क्योंकि मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि हिंदी साहित्य से मैंने एमए किया है। ठीक है। उसमें एक वीर गाथा काल होता था। अच्छा। तो वीर गाथा काल में क्या होता था कि जो आश्रयदाता राजाओं के जो पोषित जो कवि होते थे, हाँ जी। वो राजा की मतलब बहुत प्रशंसा में अपने उनका गाया करते थे, यशगान गाया करते थे कविता के रूप में। अच्छा। जिसमें चंद्रवरदाई जो हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ लिखा या चीज़ें करी, तो उसको वीर गाथा का नाम इसलिए दिया गया कि वहाँ के तमाम जो उस समय के जो कवि थे, उन्होंने अपने अपने राजाओं की प्रशंसा में बड़े बड़े चीज़ें बाँची और बड़े बड़ी कविताएं लिखी और ये चीज़ें की। ठीक। मुझे आज भी ये लग रहा है हाँ हाँ। कि आज भी जो कुछ लोग, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ये कहने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है अपने कवि जमात की तरफ से कि 99% लोग हाँ जी। केवल सत्ता के गुणगान में लगे हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि सत्ता ठीक कर रही है नहीं कर रही है, क्या काम कर रही है, सही बातों को वो उठा नहीं पा रहे हैं। रियल पिक्चर दिखाने को कोई राजी नहीं है। राजी नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि हमको इनकी चापलूसी करके हमें कुछ मिलेगा। हाँ, वो अचीवमेंट मिल जाती है, वो वो कहीं ना achievement कहीं बस, वो उसको गेन कहीं कर लेते बस हैं। उसको वो गेन कर लेते हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ शारदे ने आपको जो वरदान दिया, आपको सच कहने के लिए दिया है, और जो आप कहें सच कहें, बस यही चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए। जी। आपके फॉरेन के अंदर बहुत सम्मेलन हुए। जी 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 वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए भी और देश के लिए भी, जी। कि आप आगरा से पवन आगरी जी और आप फॉरेन में जाके आपने जितने भी सम्मेलन किए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जब आप बाहर जाके अपने साहित्य के बारे में कवि जब आप वहाँ सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, तो क्या वहाँ पे इतने लोग हैं जो आपको सुनते हैं, तारीफ करते हैं? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके लोग हाँ जी। पूरे विश्व के हर देशों में कहीं ना कहीं निवास कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में। अच्छा। या तो उनके पूर्वज चले गए तब वो वहाँ रहे, या वो एनआरआई बनकर वहाँ चले गए, या किसी भी तरीके से वो वहाँ पर रह रहे हैं, और उनकी अपनी अलग अलग संस्थाएं हैं। वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वो सब काम भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं तो अभी बैंकॉक गया था। अच्छा, अभी रिसेंटली गए थे आप जी बैंकॉक? जी जी हाँ अभी जी। कुछ दिन पहले ही मैं बैंकॉक गया था, तो लोगों ने बड़ा गलत समझा कि बैंकॉक गया है। भाई, तो बैंकॉक का नाम लो तो लोग यही सोचते हैं कि तो बैंकॉक किस लिए हाँ गए। जी, तो जब मैंने पोस्ट डाली कि मैं अच्छा। सब बैंकॉक जा रहा हूँ वहाँ के कवि सम्मेलन का शो करने के लिए, तो लोगों ने कहा कि ये पहला हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो फ्लाइट में बैठकर इस बात को कह रहा है कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। अन्यथा लोग पासपोर्ट पर जो मोहर लगती है उसको भी छुपा लेते हैं कि किसकी थी। किसकी थी? तो मैं तो वहाँ गया, मैं वहाँ पर गया, लेकिन साहब मैं आपको बता दूं अमन साहब कि जब मैं वहाँ से लौट आया, अच्छा। मतलब आप कुछ करके आए ना करके आए, लेकिन वो साला ऐसा दिमाग में फंस जाती है चीज़ अच्छा। कि जब भी कोई मोबाइल जैसे मैं अपना उठाता था और उस पर मैसेज लिखा हुआ आता था तो मैं उसे मसाज पढ़ने लगता था। ये चीज, अच्छा, मसाज पढ़ने लग गए। हाँ, ये नाम का प्रभाव है, ये किसी देश की जो होती अच्छा, ये है। बताइए, वहां जाने के बाद, बैंकॉक जी। में जाने के बाद जी। आपने ऐसा कुछ पढ़ा जो बैंकॉक जी। से, जैसे बैंकॉक फेमस है जिस चीज के देखिए लिए। मैं आपको बता दूं, बैंकॉक एक बड़ा धार्मिक देश भी है, और मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ के कई मंदिरों में मैं वहाँ पर गया। काफ़ी जो ब्रह्मा जी के मंदिर वहाँ काफ़ी हैं, और वहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये जो उनका जो मसाज का जो काम है वो उनका एक कहते हैं जैसे कि एक पेशा पर्यटन को है। बढ़ा देने के लिए उनका पेशा है। पेशा है। तो वो अलग चीज़ थी और ये अलग चीज़ थी। तो मुझे तो खैर मुझे तो वो उस देश में मज़ा भी आया, और वहाँ हमारा जो लाफ्टर शो था, हाँ जी। उसमें मैं 2 हमारे लाफ्टर के साथी थे, मैं उनके साथ उनको अपने साथ लेकर गया था। अच्छा। और वहाँ लोगों ने इतना जमकर सुना, इतना मस्ती के साथ सुना। दुबई के इंटरनेशनल कवि सम्मेलन मुशायरे के अंदर जो सलाउद्दीन जी हैं, हाँ जी। जो दुबई में रहते हैं, और शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति वहाँ पर हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन करता हो पूरी दुनिया में, ऐसा आपने इतिहास कहीं नहीं सुना होगा कि वो सेलिब्रेशन दुबई के अंदर वो हिंदुस्तान का जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी होता है उसका मनाते हैं, और उसमें दुनिया भर के देशों से वो कवि
कवियों को और शायरों को वहाँ बुलाते हैं कवि ये सम्मेलन तो मुशायरे फैक्ट है। ये तो 15 अगस्त भी Yes. और 26 जनवरी दुबई के अंदर हाँ, ये- बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट बात- होता है। लेकिन पवन जी, उसका एक रीजन है कि वहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन है ना, वो बहुत मेजोरिटी में जी है। जी जी बिल्कुल। वो लखनऊ के हैं सलाउद्दीन जी। हाँ। और उन्होंने किया है ना, डॉक्टर कलीम कैसर साहब हैं, तो ये लोग सब कर रहे हैं काम को। तो वहाँ पर भी मैं गया और मुझे वो पढ़ने का मौका मिला। उसमें दुनिया के कई कई अच्छा। देशों के शायर थे। प्रोफेसर वसीम बरेलवी, कि जिनके साथ बैठना ही अपने बड़ी बात है। वो उस मंच की सदारत कर रहे थे। डॉक्टर राहत इंदौरी उस मंच पर थे। अच्छा। उसमें उदय प्रताप जी उस मंच पर थे। अच्छा, हाँ, डॉक्टर- दुबई के अंदर। जी जी। डॉक्टर हरिओम जो इस समय IAS हैं और सचिव हैं सरकार में, सेक्रेटरीट में, मुझे एग्जैक्ट उनका विभाग याद नहीं आ रहा है, वो भी वहाँ पर थे। बहुत अच्छे शायर हैं डॉक्टर हरिओम जी। तो ये सारे लोग थे वहाँ पर। मुझे मिले डॉक्टर नवाज देवबंदी थे। तो बड़े बड़े लोगों के साथ जब आप पढ़ते हैं तो बैठने का, उठने का, अपनी बात कहने का जो सलीका उन लोगों से सीखने को मिलता है, ये बड़ी बात होती है। और ये सलीका उन बड़े लोगों के चरणों में बैठ के ही सीखा जा सकता है। तो मैं तो आज भी उसी तरह का अपने आप को मानता हूँ। उनके साथ जब भी बैठता हूँ तो पूरी मस्ती के साथ बैठता हूँ और पूरी इज्जत उनको देता हूँ, और वो भी बड़ा स्नेह रखते हैं। तो पूरे देशों में जो यात्राएं जो चल रही हैं या ये चल रहे हैं, तो उसमें बस मेरे को यही एक बात कहनी है कि जो विदेश के अंदर जो हिंदी का जो परचम पिछले दिनों कुछ और ज़्यादा इसलिए भी लहराया, किस लिए? या इसका जो परचम है इतना और फहरा कि जो इंटरनेट पर जो हमारी जो हिंदी है, जो हिंदी की इस भाषा ने अपना काफ़ी विस्तार किया। कोरोना काल के बाद जो कुछ बच्चे आए नए निकल कर, जैसे करीब 100 कवि हम पूरे हिंदुस्तान भर में जो घूमे थे और घूमते थे, लेकिन वो जो 100 बच्चे अभी निकल कर आए हैं, उनमें लड़के लड़कियां, इतना अच्छा उन्होंने लिखा है कोरोना काल में। और उन्होंने सोशल मीडिया को ही अपना प्लेटफॉर्म बनाया, उसी पर उन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी और उसके बाद वो लोगों की निगाह में आए। आज वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मुझे उनके साथ पढ़ने में मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे उनकी प्रतिभा देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई इतना अच्छा उनके अंदर ये प्रतिभा जागृत हुई। एक चीज़ बताइए मुझे पवन जी, जैसे आजकल आपने बताया कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं आजकल उनका रुझान हो गया है कवि की तरफ, राइटिंग की तरफ। आप क्या सजेस्ट करोगे उनको कि क्या करना चाहिए उनको? आजकल ये देखो, पोइट्री एक स्टेज तक नहीं रही, ये कैरियर बन गया है। ये कैरियर बन गया है। और सोशल मीडिया ऐसी प्लेटफॉर्म है, अगर आप अच्छा कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, वो आपको एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाता है। बिल्कुल। मैं एक तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने देखा कि कुमार विश्वास, उन्होंने देखा कि शैलेश अरोड़ा, सुरेंद्र शर्मा और बड़े बड़े स्टार्स को उन्होंने जब उस पर देखा तो उनका मन केवल यही हुआ कि हम भी ये बन जाएं। हाँ जी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इनके पीछे उनकी संघर्ष की कहानी क्या है। बिल्कुल। किस तरह से वो गोष्ठियों में बैठकर उन्होंने अपने धीरे धीरे अपने को सीढ़ी दर सीढ़ी, आज आप समझ लीजिए मुझे भी 33 वर्ष इस क्षेत्र में हो गए। 33 वर्ष, 33 साल से आप 33 साल से मैंने सन 90 से मैंने पहला मंच किया। आज मेरी 50 साल उम्र है। अच्छा। और यदि मैं 17 साल की उम्र से मैंने मंच शुरू किया था, तो 33 वर्षों के अंदर हम लोगों ने छोटी छोटी गोष्ठियों में जाकर लोगों से सीखा, पढ़ा। हमने, जैसे मैंने बताया कि पढ़ना जरूरी है। मैंने सिर्फ MA हिंदी साहित्य इसलिए किया कि मैं कवियों को पढ़ सकूं। आजकल के बच्चों में एक तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारा ज्ञान लेकर उतनी सारी रचनाएं रचते हैं। अच्छा। उनको शब्दकोश मिल जाता है, वो उस पर ढूंढ लेते हैं। आजकल सारी सुविधाएं मौजूद हैं, गूगल बाबा को सर्च करते हैं, उनके तुकांत ले लेते हैं। अरे सर, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ करने की कि इस विषय पर कुछ लिख के दीजिए, वो सब कुछ लिख के आ जाएगा। वो सारा आ गया और उसके बाद आपने उसको लिपिबद्ध करके और कविता पढ़ना करना शुरू किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, यदि आप गज़ल लिखते हैं तो जब आपको न रदीफ के बारे में पता है, न काफ़िए के बारे में पता है, न उसकी बहर के बारे में पता है, न उसके मीटर के बारे में पता है, और यदि आप ऐसे लिख रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक बात है। या तो आप कहें कि ठीक है, मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि हिंदी कविता ने नई कविता को भी स्वीकार किया है। और नई कविता जो छंद मुक्त कविता है, जिसके अंदर कोई छंद का विधान नहीं है, उसको भी लोगों ने बड़े बड़े प्यार से सुना है और खूब सराहा है और फिल्मों में भी सराहा है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे आप देखो, तो उसके अंदर कोई तुकांत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और एक नई कविता का है, एक नज्म की तरह है। लोगों ने उसको भी पसंद किया है। ऐसी बात नहीं है कि वो कविता नहीं है, किंतु आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा और इतनी जल्दी मंच तक जाने की न करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में पहले लिखें,
उसको मांझें, उसको अपने 4-10 दोस्तों के बीच में उसे पढ़ें, उसका रिस्पॉन्स देखें, खुद शीशे के सामने परफॉर्म करें, देखें कि आपकी प्रस्तुति का अंदाज क्या है। क्योंकि आप एक बार सोशल मीडिया पर एक बार वायरल हो गए किसी भी रूप में, किसी ने आपको देख लिया हाँ जी। और कहीं पर आपको उनके अंदर कमी नज़र आ गई और उन्होंने आपको एक बार रिजेक्ट कर दिया, हाँ जी। फिर आप 20 वीडियो डालते रहना, 20 कोशिश करते रहना, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या कवि सम्मेलन का प्लेटफॉर्म हो या गोष्ठी का प्लेटफॉर्म हो, हाँ जी। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जब आप देने की स्थिति में हो, हाँ जी। तभी मंच पर जाएं, तभी स्टेज पर खड़े हों, तभी कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खड़े हों। हाँ जी। ये मेरा मानना है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक जब तक आप किसी प्रोफेशन के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो, एक परफेक्शन आपके अंदर नहीं आई, और अगर आप उसी चीज़ को एक हज़ारों लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो या प्रेजेंट करते हो और परफेक्शन नहीं है, तो आपका मजाक बनना एकदम लाजमी है। बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक बात है। बात मजाक की नहीं है। मजाक तो खैर आजकल तो मजाक भी एक बिजनेस के रूप में हाँ। डेवलप हो रहा है क्योंकि चाहे वो मतलब बड़े बड़े कॉमेडी शो हों, बड़ी बड़ी चीज़ें हों, पर बात यह है कि जब तक आपका सेटिस्फेक्शन उसमें हाँ, नहीं होगा नहीं, ठीक बात। कि आप जो पढ़ रहे हैं या जो आपने लिखा है वो लोगों तक किस तरह से पहुँचे, लोग कहें एकदम से मुंह से निकले वाह, या कुछ आपने कुछ दर्दीला लिखा है तो आह निकले। आह और वाह ये दो ऐसे तत्व हैं कि यदि कविता के बाद नहीं निकल रहे हैं किसी के मुंह से, हाँ। आपका कविता लिखना बेकार है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है आज, बहुत ही ज्ञान की बात है, और ये सारे कवियों के लिए आज एक किस्म की बहुत बड़ी सीख भी है। और कविता क्या है साहब, मैं बताऊं, मैंने तो अपने नज़र से जो कविता को समझा कि कविता है क्या। कविता यानी क से कल्पना, ठीक बात है। वे से विचार ओके। और ता से तालमेल। कल्पना और विचारों का तालमेल ही कविता है। अच्छा। कल्पना का और विचारों विचारों का का जब आपने तालमेल किया, कविता, कविता। तब कविता का निर्माण हुआ, कविता का सृजन हुआ। मेरा ये मानना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ, मेरी आजकल इन दिनों एक वायरल एक रचना है अच्छा। कि लोग कहते हैं कि साहब ये फलाना ये खा गया, हाँ। या ये खा गया। तो मैं तो अमन जी एक बात कहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही रहा है, इसे खाने का मौका नहीं। अच्छा। तो मेरा एक वायरल व्यंग है कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। अच्छा। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। अच्छा। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। अच्छा। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए। अच्छा। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले, अरे हम कहाँ, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं। कि कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, या खाने की सब में आदत है। अच्छा। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, अच्छा। सांसद संविधान खा रहे हैं, अफसर ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। क्या बात, क्या बात, आपने तो समा बांध दिया आज पवन जी। वाह। पवन जी, मुझे ये बताइए, अब तक तो आपका आज ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ अब तक, और आज भी आगे ही बहुत अच्छा होने वाला है। पवन जी के जो विचार है, पवन जी की जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो ट्रैवलिंग है अब्रॉड में, इंडिया में, इसका कोई मुकाबला नहीं है। पवन जी, अब तक आपने बताया कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद आपने फॉरेन के अंदर जितने ट्रिप किए हैं, साइंस से आप स्टूडेंट रहे हो, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से साइंस से आपने हिंदी आप साहित्य की तरफ आए, मतलब आपने सारे डिफरेंट कोनों के अंदर काम किया है। उसके बाद भी आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे खड़े हो। कुछ ऐसी चीज़ बताइए मुझे जो आपके इस जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी और एक बहुत बड़ा ऐसा था जो आपका एक बॉटल नेक बना हुआ था, और उसको पार करने में आपने क्या किया? जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पल ऐसे आते हैं जब उसे लगता है कि मैं अब समाप्त हो गया। हाँ जी। चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो कवि हो, फिल्म कलाकार हो, स्टेज का कलाकार हो, तो
कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कई बार काफ़ी मन के अंदर से बहुत उद्वेलित, बहुत दुखी, और शाम को मेरा शो है। अच्छा अब हास्य की मुझे रचनाएं पढ़नी है। अच्छा, जब तक मैं खुद हंसता हुआ प्रतीत नहीं होऊंगा, हंसता हुआ मैं लोगों को उल्लास नहीं दे पाऊंगा, ठीक बात है, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक बात है। तो उस समय से लेकर यदि मैं दोपहर में किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहा, कोई भी कारण हो सकते हैं, हाँ जी, तो उस समय का और स्टेज तक पहुंचने का जो समय था, आप समझ लीजिए कि वो शायद जीवन की कभी कभी इतनी बड़ी जद्दोजहद रही कि विचार, मुझे लगता था कि मैं स्टेज पर मैं इस चीज़ को भूल जाऊंगा, मैं स्टेज पर यहाँ शून्य आ जाएगा, हाँ जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं और ये हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। पर मुझे लगता है कि यदि आपने अपना लक्ष्य यदि रखा हुआ है, हाँ जी, और शायद मैं लोगों को कहता हूँ कि यदि ज़िंदगी में आप किसी भी वजह से, व्यापार से लेकर, नौकरी से लेकर, और प्यार, इश्क और तमाम चीज़ों, संबंधों के अंदर, या आपके आपकी मित्रता से लेकर, और किसी वजह से लोगों की दुश्मनी से लेकर, यदि आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, या बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, हाँ जी, किसी न किसी एक कला से अपना नाता जोड़ लीजिए। अच्छा, चाहे वो कविता से जोड़ लीजिए, चाहे संगीत से जोड़ लीजिए, चाहे किसी खेल से जोड़ लीजिए, पेंटिंग से जोड़ चाहे लीजिए, पेंटिंग से जोड़ कला, लीजिए, ये सारी कला, क्योंकि ये जितनी भी कलाएं हैं, हाँ जी, ये आपको आपके जो बुरा काल, जब कोई बुरा दौर आएगा, हाँ जी, उस वक्त ये आपको खड़ा करने का साहस प्रदान करेंगी। क्योंकि आप जब बहुत परेशान होंगे, आप यदि संगीत में डूब गए तो आप वो भूल जाएंगे। कभी नृत्य यदि आप करते हैं तो उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाएंगे। कोई कविता पढ़ते हैं, कोई गीत पढ़ते हैं, उसके अंदर आप भूल जाएंगे। किसी खेल को आप खेलते हैं, चाहे क्रिकेट है, चाहे कोई अन्य खेल है, हाँ जी, जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप दूसरी तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जब तक वो परिपूर्ण नहीं है, जब तक उसके पास कोई एक विधा, एक विधा, उसकी उसकी जिंदगी से जो भाई हर व्यक्ति कमा रहा है, हर व्यक्ति खा रहा है, हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ कर रहा है काम को, लेकिन कोई ना कोई एक शौक उसको जिंदगी में ऐसा जरूर होना चाहिए। साहित्य, संगीत, कला, कहते हैं ना, साहित्य हाँ संगीत जी, कला बहीन है, वो पशु के समान है, इस तरह का जो संस्कृत में एक वो ये भी है हाँ जी, कि इंसान इन तीनों में, इन चारों पांचों यदि चीज़ें उसके पास नहीं है, तो वो आप समझ लीजिए कि वो एक पशु के समान है, वो इंसान नहीं है। ये बाकायदा कहा गया है संस्कृत के विद्वानों संस्कृत ने, के, हाँ, संस्कृत उसको काफी उसके फेमस श्लोक में श्लोक कहा के गया। अंदर है ये। तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि हाँ जी, अंदर का जो आत्मविश्वास है, यदि आपने कभी कुछ सोच रखा है कि मुझे ये करना है, और यदि प्रतिदिन आप ये सोचिए कि नहीं मैं इसे करूँगा, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा मैं इसमें लगा रहूँगा, आप वो लक्ष्य हमेशा प्राप्त करते हैं। आप विश्वास करिए, जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी, जब मैं पहली कविता मेरी वाणी के अंदर, मैंने आपको बताया, आगरा हाँ जी, कॉलेज की मैगजीन में छपी, हाँ उसके जी, बाद मैंने सोचा मुझे अब आगरा आकाशवाणी पर जाना चाहिए। मेरे पड़ोसी मुझे देखकर हंसे कि अभी से कल से 2-4 ये चीज़ें लिखने लगा है, तो अब आकाशवाणी हाँ, की बात करता है। हाँ, जब मैं आकाशवाणी पे युववाणी में आया और मैंने कहा नहीं मुझे दूरदर्शन पर जाना है, तो लोग हंसे कि अरे वो आकाशवाणी तो चूंकि आगरा का ही आकाशवाणी केंद्र था, वो युववाणी कार्यक्रम में उसको बुला कुछ लिया बुला लिया होगा जो तो गाड़ू ऐसे वाड़ लगा ऐसे के। ऐसी कुछ भी तो लेकिन जब मैं लखनऊ दूरदर्शन पकड़ के आया, और मैं लखनऊ दूरदर्शन के बाद क्या कि मैं दिल्ली दूरदर्शन पर करूँगा, और वहाँ पर मैं गया, और उसके बाद जब मैं चैनलों पर जाने लगा, तो जो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं, पहले लोग आपकी टांग खींचते हैं, आलोचना करते हाँ जी, हैं, और जब आप सफलता पर पहुंच जाते हैं ठीक तो वही लोग यह कहने में बड़ा शान समझते हैं कि ये हमारा दोस्त था, ये हमारा भाई था, इसके साथ हम पढ़े थे, इसके साथ हम खेले थे, इसके साथ हम कूदे थे, ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे जानने वाले, रिश्तेदार ये हैं। रिश्तेदार हैं। तो ये मुझे लगता है कि सफलता एकमात्र पूरा जीवन का निचोड़ है, जिसके पीछे सारे अवगुण, सारे दोष, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ढक जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में आप सफल बनिए, लेकिन अच्छे रास्ते से जाकर। अब सफल तो लोग, उन्होंने लोगों के पैसे वैसे मार के और लोग विदेश चले गए, जैसे हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया।
चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, हाँ, लंच है ना? ब्रेक का है और विदेश जाके सीधे खाया विदेश है। जाकर खाया भाई, नीरव मोदी हो और चाहे क्या नाम है विजय माल्या हो। तब मैंने लिखा कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, अच्छा। पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। तो ये स्थितियां साहब, ये स्थिति तो है, सफल तो आदमी वो भी है। हाँ, तो ठीक हमें बात है। ऐसी सफलता नहीं चाहिए कि जिसमें हमें विदेश जाकर भागना पड़े, लोगों से छुप के रहना पड़े। हाँ जी। सफलता वो है जो आप सच्चे रास्ते से, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से उस मुकाम तक पहुंचे और 4 लोग आपको मिलें तो कहें कि साहब ये व्यक्ति हमारा परिचित है, हमारा जानने हमारा वाला, हमारा जानने बिल्कुल वाला ठीक है। बात। या तो पवन जी, आज इस एपिसोड को आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एपिसोड, और मैं बोलता हूँ ये एपिसोड बहुत ही फेमस होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे पहले कि हम ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करें, आई थिंक पवन जी से आज जो बात की है वो अपने आप में एक यूनिक थी। पवन जी, इस एपिसोड को हम आपके ही किसी एक अच्छे, एक कहते हैं ना, मतलब अच्छे मुहावरे से, गजल से, या जो भी सबसे अच्छा आप कह सकते हो, उसके साथ इस एपिसोड को आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। जी, मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं, लोगों की जर्नी को लाके कर रहे हैं, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि ये जो प्यार है, मोहब्बत है, समरसता है जीवन के अंदर, आप इन सब के लिए इस जंग को जारी रखें। प्यार, समरसता, मोहब्बत, इन सब के लिए आप इस जंग को जारी रखें और जीत होगी आपकी। जलसे की तैयारी रखें। क्या बात है, तो क्या आप बात इस है। जलसे की तैयारी रखें और ये जीवन तो यूं ही चलेगा, यूं ही मस्ती चलेगी, यूं ही आनंद से हम लोग फिर बैठेंगे, फिर मिलेंगे। अमन जी, और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपका जो भी चैनल है जिसने ये जो ऊंचाइयां छुई हैं, मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो और भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाए। थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच। बहुत Thank you. अच्छा लगा आपसे आज जी, मिलके। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।